जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम आधुनिक काल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रीवियस में जो आए हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने जो आधुनिक काल पे प्रेमचंद्र जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य कृत इतिहास जो हमने कराया है वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब यहाँ पे जब हम प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे तो ये सीरीज अंत होते होते इस सीरीज का हम लास्ट में आपको करवाएंगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्ट का कलेक्शन हम एक साथ आपको करा देंगे ताकि लास्ट टाइम आपको जैसे आधुनिक काल रिवीजन करना है तो बस उन्हीं को आप रिवाइज कर लो तो आपका वो टॉपिक पूरा जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तभी आप आइडिया लगा पाएंगे कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट कौन से नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए भारतेंदु युग से आता है कि आपको जितनी भी भारतेंदु जी की रचना है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जीडीसी में क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे दिया पायस पेयनिधि, वर्षा विनोद, वेणु गीत, गोविंदानंद, इनमें से कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी द्वारा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पायस पेयनिधि है, पायस पेयनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पेयनिधि जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पेयनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है गोविंद किल्लाभाई। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत, तो वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है, तो समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कुल 70 है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा, निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथ की ओर, है ना, स्वदेश प्रेम की ओर। तो भारतेंदु पूर्व हिंदी काव्य धारा में देखें तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य की धारा को स्वदेश की तरफ मोड़ा। अब स्वदेश में भी देखें, रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, अपवर्ग पंचक। अब इनमें देखना है कि कौन सा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो आषाढ़ महात्म्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, उनकी रचना का नाम है वैशाख महात्म्य। ये रचना का नाम देखिए वैशाख है, आषाढ़ नहीं है। तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु जी की नहीं है, रचना का नाम है वैशाख। अन्य विकल्पों में देखिए जो भक्ति सर्वस्व इनकी रचना है वो 1870 ईस्वी में भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृति है तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। फिर से भारतेंदु जी की रचना के बारे में पूछा है, हिंदी भाषा का प्रकाशन, अभी जस्ट देखिए ऊपर ही दिया था ऑप्शन में। तो ये जो इनकी रचना है हिंदी भाषा करके नाम से है, ये जो है 1890 में जो है इनकी रचना भारतेंदु जी की है, हिंदी भाषा। 1890 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म है 9 सितंबर 1850, मृत्यु 6 जनवरी 1885, 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो जाता है। बाकी इनकी रचना कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बुधनी पत्रिका का भी संपादन हुआ, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। मतलब लिखे तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें, लेकिन हर एक विधाओं में लगभग लेखनी उन्होंने चलाया, लेकिन जो प्रसिद्धि का आधार है वो इनका नाटक विधा है। विशेषकर वो भी 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा लिखा और 81 में जो अंधेर नगरी लिखा उसकी वजह से। और इनकी रचना जो है हिंदी भाषा जो है ये एक करके निबंध संग्रह, और इसका समय जो बताया गया है 1890 है जो इन्होंने ये निबंध संग्रह लिखा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतेंदु के द्वारा जो है तदीय सर्वस्व, तो भारतेंदु कृत, भारतेंदु की रचना है तदीय सर्वस्व, और तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है, नारद भक्ति सूत का, मेघदूत का, ऋतु संहार का, आंखों की किरकिरी का। तो यहाँ पे भारतेंदु के द्वारा जो तदीय सर्वस्व जो रचना है ये किसका अनुवाद है, ये नारद भक्ति सूत का है। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से भी किया। तो भारतेंदु जी तदीय सर्वस्व इनका 1874, बाकी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने किया, और इन्होंने सांडिल भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग कितने 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला है। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता, खड़ी बोली में लिखा। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है, भारतेंदु दर्पण ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु प्रश्न। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है इसमें किस नाम से, भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। तो इन रचनाओं का संग्रह जो है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से, और इनका जो भारतेंदु ग्रंथावली का जो संपादन किया वो किस नाम से किया, ब्रजरत्न दास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है तो गद्य में उनका विचार है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है,
सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना है उसके संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता जो प्रथम साहित्यकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी कहा जाता है। इनकी कृतियों में देखें तो वैदिका हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। और निबंध में है नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, काश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये जो कहना है कि भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान जो गद्य भाषा उसके स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार जो वर्तमान साहित्य परंपरा है उसके भी प्रवर्तक हैं। ये कहना किसका है? शुक्ल जी का, द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यहाँ पे देखना है रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि भारतेंदु जी के विषय में कि विक्रम की 19वीं शताब्दी की प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित कर उसका स्वरूप स्थिर किया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली आ रही है। और इसी दृष्टि से देखें तो भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के वो प्रवर्तक भी हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, और आगे कहते हैं कि झुके कूल सो जल परसन हित मनहुष हुआ है। अब देखिए तनिन्नी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल, ये जो पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की हैं। तन्नी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ये पंक्तियां भारतेंदु जी की। और ये जो है प्रमुख काव्य कृति जो उनकी प्रेम माधुरी है, प्रेम माधुरी की यमुना छवि से ये कविता लिया गया है, प्रेम माधुरी की यमुना छवि से। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियों में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय वैजयंती और विप्नाष्टक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में कौन सी जो जानकारी इसमें सही नहीं दी गई है कि वे साहित्य के अनुरागी और कोमल हृदय के थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तटीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक फैला है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। इसमें कौन सी बात अगर देखें तो सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। वे साहित्य के अनुरागी थे, वैष्णव धर्म के प्रचार, तटीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक जो है फैला हुआ है। तो यहाँ देखिए प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में ये विवरण सही नहीं, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदी समाज की स्थापना भी की। भारतेंदु युगीन काव्य के बारे में बताना कौन सा सही नहीं है। ये युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कौन सी रचना सही है, तो देखिए इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में बताना है कि भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये कहना सही नहीं है। देखिए भारतेंदु युगीन की जो काव्य विशेषताएं वो है राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्यानुवाद की परंपरा, प्रकृति चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत पर निश्चित स्वरूप द्विवेदी जी ने ही दिया है, यानी प्रदान किया है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फैम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। ये कहना किसका है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है और मिली जुली आम फैम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा वो निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद जी का ये कहना किस विद्वान के प्रति है? गुलेरी जी के प्रति है, भारतेंदु जी के प्रति है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति है। तो पहले तो ये समझ लेना कि ये जो पंक्ति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, आम फैम राष्ट्रभाषा इन सब का नहीं किया है। तो ये कहना है भारतेंदु जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने ही खड़ी बोली की इस तरीके से हमारे समक्ष रखा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु जी के बारे में है और ये कहना है कि उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तो इनकी रचना है हिंदी साहित्य उद्भव विकास, इसमें ये चीज़ लिखा है। और बाकी भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया गया है।
भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई किसमें? यानी भारतेंदु काल में कह रहे हैं कि रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही है। राजभक्ति की अपेक्षा जो है राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज की सब प्रकार से भर्त्सना की। भारतेंदुकालीन साहित्य उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में कहना सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था, तो शांति और विकास की आशा से प्रायः साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। यहाँ पे है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मूसे, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु जी की है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मूसे। और बाकी इनके अलावा भारतेंदु जी की और भी पंक्तियों में कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। है ना? तो भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धस मुसे, एक ये हो गया। दूसरा कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। तो भारतेंदु जी की ये सारी पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। जब रामचंद्र शुक्ल की सीरीज कर रहे थे कि कहाँ करुणानिधि केशव, ये पंक्ति आया था। इसके बाद रोहू सब मिलके भारत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। और बाकी पी प्यारे तियारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानत ही, ये भी इनकी ही पंक्ति है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी रचना इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो इस तरीके से जो भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे सीधे ही आपसे पूछा कि भारतेंदु मंडल में जो ठाकुर जगमोहन है, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप, श्यामा लता, इनमें ठाकुर जी की कौन सी नहीं है? श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप, श्यामा लता, प्रेम संपत्ति लता। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेम प्रलाप रचना है ना, ये इनका नहीं है। तो फिर प्रेम प्रलाप जो है वो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जबकि शेष जो कि प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन का है। तो देखिए श्यामा लता भी है, श्यामा सरोजनी भी है, प्रेम संपत्ति भी है, प्रलाप नहीं है इनका। निम्नलिखित कवियों में से आपको बताना है कि भारतेंदु युगीन इनमें से कौन है? निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंसीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनारायण प्रेमघन, सोहनलाल द्विवेदी। इन कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन से हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु जी के समय है, क्योंकि इसी समय प्रताप नारायण ठाकुर जगमोहन अंबिका दत्त ये सभी भी हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क सबके सामने रखते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का। आपने देखा होगा सेकंड नंबर पे प्रताप जी के ही बारे में जो उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, और प्रताप नारायण के बारे में बताया कि मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक भी अगर देखें तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, भौं बात वृद्ध मनोयोग। और बाकी प्रताप नारायण के बारे में कि वे पूर्वी पन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रखते थे। घूरे के लता बिने कनातन के डोलवादी जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, इन पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र से। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र, इनसे है। ये उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण भट्ट, गोविंद नारायण, बद्रीनारायण चौधरी। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन थे, है ना। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? छायावाद भारतेंदु युग, तो इसमें है भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये कालखंड है पुनर्जागरण काल से। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण नाम से अभिहित किया गया। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया जाता है। तो भारतेंदु नई मानसिकता के उन्मेष का काल, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं, और बाकी जागरण सुधार द्विवेदी युग को। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मिली, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है भारतेंदु जी की, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की।
बाकी ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। भारत दूत, दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा, इंसानापति, पाखंड, विडंबना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लास्ट किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, इनमें से किसका है? तो ये तुर्की का है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्दों में कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर ये सभी हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? बिहारी बिहार तो नाम के ग्रंथ के रचयिता इनमें कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में है पावस पचासा, शू कवि ससई, हो री। जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास है अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर अग्गो। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि, इनकी प्रसिद्धि का आधार है बिहारी ससई। राधाचरण गोस्वामी की रचना नौ भक्तमाल है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का क्या एक अन्य नाम है? पुनर्जागरण काल, है ना। देखिए एक अन्य नाम में है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बताया कि पुनर्जागरण जो है वो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य शुक्ल ने 1868 से 1893 तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण कहा है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु जी का समय है। और फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेट ने सर्वप्रथम रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण नाम दिया है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास, बालकृष्ण हरिऔध। तो भारतेंदु युगीन लेखक इनमें कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। दिए गए रचनाकारों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। और साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई ये सभी हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? प्रताप नारायण, बद्री नारायण, ठाकुर जगमोहन, बालकृष्ण। तो कौन से? तो इनमें से कौन सा नहीं? बालकृष्ण शर्मा का। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमकर, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सुंदरताया हरिओ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इनमें से अगर देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ भारतेंदु युगीन कवि, बल्कि हरिओ द्विवेदी युगीन है। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त ये भारतेंदु युगीन है। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? यानी इनमें से कौन सी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, फुलवारी, प्रेम सरोवर, पुष्पावली। तो कौन सी नहीं है इसमें से? प्रेम पुष्पावली नहीं है। प्रेम मालिका है, फुलवारी है, प्रेम सरोवर है। तो यहाँ पे देखिए प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियों में है मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा। जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु की काव्य कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो इसमें कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। तो इनमें से देखिए हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कहा है। रामधारी सिंह दिनकर, समय, सूर्य तथा अधैर्य के कवि। यहाँ पे कि ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा, ये किसने कहा है? किसने लिखा है कि ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है? तो ये किसका कहना है इसमें से? ये है बालकृष्ण भट्ट का कहना कि ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, ये किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये जो कहना है भारतेंदु जी का है। लेकिन निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है सूल, उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु जी हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद, प्रताप नारायण, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में देखें तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं हैं जैसे प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास।
भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नवयुग के अग्रदूत, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर स्वस्थ बनाने की कोशिश की। गद्य और पद्य में दोनों में क्या उन्होंने खड़ी बोली अपनाया था कि दोनों का अलग ही वो था? तो यहाँ पे देखिए यही सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, और ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि गद्य में तो खड़ी बोली था, लेकिन कविता में उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इनमें से किस साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रताप। तो यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है प्रताप नारायण अंबिकादास बद्रीनारायण में राधिका रमण प्रसाद। लेकिन दिए गए काव्य कवि या साहित्य में जो राधिका रमण प्रसाद सिंह है, इनका संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में है। प्रताप नारायण में अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्णदास, ये सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु जी के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? तो भारतेंदु जी के हिंदी योगदान का स्वरूप इसमें क्या है? इनमें से सभी साधनों के माध्यम से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकाल कर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 माना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो अब्र नाम से लिखते थे, ये ना जो कविताएं करते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से। बाकी इनकी रचनाओं में जीर्ण जनपद भी है, आनंद और अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा विनोद है, लालित लहरी है, ब्रजचंद पंचक है, सूर्य स्रोत है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो उन्होंने ज़्यादातर किस में किया है? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में, ब्रज भाषा में, किस में किया है? तो देखिए भारतेंदु युग के जो कवि थे, कवियों में ज़्यादा वो ब्रज भाषा में उन्होंने किया है। और ये बोल रहा है ना कि कवियों ने किस भाषा में कविता की बात है, तो कविता की भाषा अभी भी ब्रज ही थी। और भारतेंदु जी का जो फूलों का गुच्छा है, वो खड़ी खड़ी बोली में उन्होंने उस कविता का लिखा है, खड़ी बोली में। बाकी इनके रचनाकारों ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन से नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण, ठाकुर जगमोहन। तो कौन इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? तो ये है प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सभी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना जो है प्यार छंद में लिखी गई है? तो प्यार में बंदर सभा, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रास समीरन। तो ये है प्रास समीरन। भारतेंदु की प्राप्त समीरन रचना प्यार छंद में लिखी गई, बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी में। तो ये है भारतेंदु की रचना प्यार छंद में, प्रास समीरन। बाकी प्रास समीरन रचना प्यार में हो गया, बाकी बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी में। जो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। ये कहना किसका है? हरिओ जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, खत्री जी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो जो भी हो, मैंने अपने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्त के अनुसार नहीं हुआ। ये कहना है भारतेंदु जी का। मतलब वो कहते हैं कि खड़ी बोली में मैं चाहता था लेकिन हो नहीं पाता था। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसका रहा है? प्रसाद का, मुक्तिबोध का, प्रेमचंद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो यहाँ पे देखिए साहित्यकारों में अगर सबसे कम आयु की बात करें तो भारतेंदु जी का जो समय है 1850 से 85, 35 वर्ष, प्रसाद का 48 वर्ष, 89 से 37 और 47 वर्ष मुक्तिबोध का। प्रेमचंद 80 से 1936 तो 56 वर्ष। तो ऐसे में भारतेंदु जी का ही रहा है। इसे आप ये भी देखिए कि इनका 50 से 85 और 89 से 1937 यानी 48 वर्ष प्रसाद का रहा है। 47 वर्ष अगर देखें तो गजानन मुक्तिबोध का जो है 1917 से 64 का समय रहा है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमाता है? तो ये भारतेंदु युग में नहीं था, द्विवेदी युग में उसी चीज़ का सुधार हुआ है अच्छी तरह, है ना। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रताप, ठाकुर जगमोहन, लाला श्रीनिवास दास, द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पे ज़्यादा जोर दिया गया। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से है? तो फूलों का गुच्छा। इसके पहले भी हमने देखा फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, इनका काव्य ग्रंथ जो है भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में। युग प्रवर्तक भारतेंदु ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की, मुख्य रूप में किया। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का इनमें नहीं है? तो कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का इनमें से नहीं है? तो श्रीधर पाठक।
भारतेंदु युग उनका मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र बद्रीनारायण और ठाकुर जगमोहन ये है, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से कहते हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो ये है भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। छायावादी युग का समय 1918 से 36 तक माना जाता है। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग किया गया। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का इस पंक्ति के लेखक इनमें कौन है? तो है रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है इसमें? तो समस्या पूर्ति इसमें किस युग की विशेषता है? तो ये है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कौन गोष्ठी और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों की समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज यदि ऐसी ही मंच थे जो नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराते थे। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहते हैं? शिव प्रसाद सितारे, हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बाकी इनकी रचनाओं में भक्ति सरवर्ष, प्रेम शरुआ, प्रेम आगे, प्रेम तरंग, ससई, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में कौन सा कवि इनमें दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? इसमें भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो ये है भारतेंदु जी का बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक यानी व्यंग भरी कविता है। और इनके अलावा देखें तो प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला, ये सभी अन्य कृतियां भी हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है इसमें? तो वही है भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सही श्रृंगार, मधु मुकुल, है ना। इनकी अन्य रचनाओं में देखें जैसे प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम शरुआ, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, ताता स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी चरण लीला, संस्कृत आवनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रास समीरण, बकरी विलाप, शुभागमन वर्णन, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुलमाला, बेनुगीत, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, त्रिपुणाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस रामदेव के पीड़ित होने। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे 4 कवियों का नाम दिया है, जन्मकाल के अनुसार इनको सही क्रम से लगाना है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का 50 से 85, चौधरी प्रेमघन का 55 और प्रताप नारायण का देखिए जन्म 56 में है, प्रेमघन का 55 में और 57। तो 56, 55, 56, 57। बद्री जी का 55 है, 56 प्रताप का है, 57 इनका है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने ही किया है। प्रयाग रामागमन के लेखक इसमें कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण। तो कौन है इनमें से? प्रेमघन है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद उरोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक में माँ, लौकिक लीला, वर्षा विनोद, आर्य अभिनंदन आदि। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद, कादम्बरी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया। बगियान बसंत विशेर कियो बैसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम को तोहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये काव्य पंक्तियों के रचनाकारी इनमें से कौन है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बाकी जीर्ण जनपद, मयंक, महिमा, वर्षा विनोद, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, ये सभी भी हैं। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है।
भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोध में इन सभी रचनाओं पर भी काम किया। अब यहाँ से देखिए आपका जो शुरू होता है वो है द्विवेदी युग, है ना। तो द्विवेदी युग से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, गंगा उत्तरण। तो इनमें से कौन सी रचना जो है श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई, भारत गीत। तो जो गंगा उत्तरण है ये इनकी नहीं है। जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा। तो फिर गंगा उत्तरण किसका है? ये श्रीधर पाठक की नहीं है। गंगा उत्तरण 1927 में जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। रत्नाकर जो कि आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि, तो रत्नाकर को आधुनिक युग में ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत ये श्रीधर पाठक की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी योगी कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्लस इतिवृत्तात्मकता दोनों ही बातें अगर देखें तो सही है। एक खासियत रहा है द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग के संबंध में कहा जाता है कि उसमें इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक चेतना का स्वर है, दोनों ही मुखर रहा है और इनके आधार पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। बाकी द्विवेदी युग की विशेषताओं में देशभक्ति, अंधविश्वास, रूढ़ि के खिलाफ वर्णन प्रधान महिला कविताएं, वर्णन और मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? तो साकेत में जो है राम का जो चरित्र है वो काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ये कहना इसमें किसका है? तो नंदुलारे बाजपेयी का। साकेत में राम का चरित्र काव्य, साकेत में जो राम का चरित्र दिखाया गया है चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ये कहना नंदुलारे बाजपेयी का है। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित किसने रचा है? साकेत 1931 में। साकेत की रचना का समय 1931। साकेत मैथिली शरणगुप्त राम कथा पर है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में दिखाया गया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। कौन है? उर्मिला प्रधान चरित्र है। इसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख रूप में दिखाया गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। मैथिली शरणगुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से मिले, जो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिया है। पहली बात तो जैसे साकेत है उसमें राम का चरित्र जो है दिखाया गया है और कहते हैं कि साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्र में परिगणित होने के योग्य है। ये कहना नंदुलारी ने कहा। और फिर मैथिली शरणगुप्त जो है साकेत 1931 में लिखते हैं और ये जो है राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ साकेत में किस रूप में दिखाया गया है? तो आधुनिक मानव के रूप में। इस ग्रंथ में उर्मिला को कैसे दिखाया गया? तो ये पूरी रचना साकेत उर्मिला प्रधान चरित्र है कि उर्मिला ही उसमें केंद्र में प्रधान नायिका है। उनका नायक लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य की बात करते हैं। ये जो है पाली में है जिसका अर्थ अयोध्या होता है। 12 सर्ग है इसमें। और मैथिली शरणगुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिला है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरणगुप्त को सामंजस्यवादी कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वो कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है इनका? समाज सेविका का। प्रिय प्रवास में जो राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है वो समाज सेविका का है। 3 जो है रचनाएं इनकी हैं प्रबंध काव्य में। प्रिय प्रवास इनका 1914 है, पारिजात 37 में है, वैदेही वनवास 40 में है। तो ये तीनों ही आपको प्रिय प्रवास भी ध्यान रखना है 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940 में। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, प्रिय प्रवास को सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप, संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी जो कि एक रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल के सूरदास के रूप में देखा है। निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है? पंचवटी, नहुष, सिद्धराज, पथिक। तो कौन सा नहीं है? पथिक नहीं है।
निम्नलिखित में से जो मैथिली शरणगुप्त का खंडकाव्य है पंचवटी, नहुष, सिद्धराज। देखिए पथिक खंडकाव्य मैथिली शरणगुप्त का खंडकाव्य नहीं है। पथिक खंडकाव्य की रचना 1920 ईस्वी में किसने की? रामनरेश त्रिपाठी ने किया। नहुष एक तो पति पति के बारे में खंडकाव्य मैथिली शरणगुप्त का खंडकाव्य नहीं है, और ये रचना खंडकाव्य की रचना कब हुई? 1920 में हुआ, रामनरेश त्रिपाठी ने किया। अन्य सभी विकल्प पंचवटी, सिद्धराज तथा नहुष मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य है। मैथिली शरणगुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी जैनी पे जो है जैनी पर जैनी नामक काव्य भी लिखा। जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और कतला मैथिली शरणगुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो प्रियप्रवास है ना। पहला जो है खड़ी बोली का पहला जो है प्रियप्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में अप्रैल में आजमगढ़ में हुआ। प्रियप्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, चुभते चौपते 1924, चौकी चौपते 1932 है। बाकी साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, विष्णुप्रिया खंड मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपत्ति यदि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपत्ति हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस संपादित रचना के बारे में कि जितने श्रम और सावधानी से किया गया था? ये बिहारी रत्नाकर के बारे में इन्होंने कहा कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित किया गया, आज तक हिंदी की कोई रचना जो है नहीं की गई। जैसे बिहारी रत्नाकर रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है, तो इतने अच्छे से उन्होंने जो है इसको सबके सामने रखा। बाकी विनय पत्रिका तुलसीदास का है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल का है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा दृढ़ रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी जी ही थे। ये कहना किसका है? डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कहना है वही हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया कि ये जो है इनकी, क्योंकि इन्होंने इतनी शुद्धता पे काम किया है तो ऋणी रहेगा। और बाकी प्रसाद द्विवेदी की अनेक रचनाओं में जैसे देवी स्तुति शतक है, तो देवी स्तुति शतक 1892 में है। नैषध चरित चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है महावीर जी का, ये 1899 में नैषध चरित चर्चा। देवी स्तुति हो गया। नाट्य शास्त्र 1912, भरत मुनि को छोड़ नाट्य शास्त्र देखिए इन्होंने लिखा है। संपत्ति शास्त्र 1907, कई बार एग्जाम में पूछा गया किसका है, तो संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद का है। रसज्ञ रंजन 1920। ये कुछ ऐसी रचना है ना कि जो बार बार पूछी जाती है। जैसे देवी स्तुति शतक है 1892, नैषध चरित चर्चा 99, नाट्य शास्त्र 1912, संपत्ति शास्त्र 1907, रसज्ञ रंजन 1920, वाग विलास 30, विचार विमर्श 1931। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन गलत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। तो ये किसके बारे में कहा गया है कि गलत है कौन सा? तो यहाँ पे जो ये है उनके संस्कार वाला, ये चीज़ गलत है। देखिए श्याम नारायण पांडे के बारे में देखें तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए एक ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित उनका हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, ये बात सही है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर इनका एक महाकाव्य है। आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में इन्होंने प्रतिष्ठापित किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित ये है। और बाकी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हल्दी घाटी जौहर, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान और शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनके काव्य में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान पर जिक्र मिलता है। अब हल्दी घाटी इनकी जो रचना 1937-39, जौहर 1945 में है, तुमुल 1948, रूपांतरण 48, आरती 46, जय हनुमान 1956। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में नहीं दिखता है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो द्विवेदी युग काव्यधारा में नहीं दिखता? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति, तो इनमें कौन सा नहीं है? हास्य व्यंगपूर्ण कविता की प्रचुरता, ये चीजें नहीं दिखती। आदर्शवादिता, नैतिकता पे जो खड़ी बोली का प्रयोग, ये सभी चीज तो आ गया था, लेकिन हास्य व्यंगपूर्ण कविता जो है इसकी प्रचुरता द्विवेदी युग में नहीं दिखती। द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर, यानी ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को उन लोगों ने अपनाया। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और संस्कारित रूप ग्रहण करने लगा। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ राष्ट्रीय भावना
वो भी मुखर होने लगा। द्विवेदी युगीन काव्य धारा की विशेषताओं में यही कि इन लोगों ने प्रबंधक, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन किया। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप देखने को मिला। अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध किया, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया, मानव प्रेम व प्रकृति का भी चित्रण किया। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के बारे में उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। भारत भारती में आद्यांत भारत का गौरवगान है। तो मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के बारे में देखें तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही भारत भारती में आद्यांत मतलब आदि से लेके अंत तक भारत का ही गौरवगान है, तो ये चीज़ गलत है। उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से यहाँ प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, जिसमें उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया में कौन केंद्र में है, और पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है। देखिए, भारत भारती में आद्यांत क्या है कि भारत का ही गौरवगान है शुरू से अंत तक। तो मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में ये कहना सही नहीं। 1912 में मैथिली शरण जी की जो काव्य कृति भारत भारती है, वो कई सामाजिक आयामों की बात करती है। 3 भागों में अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। दूसरी ओर वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था, आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा की समस्या को सबके सामने रखा जाता है। और भविष्यत खंड समस्या समाधान के निराकरण में लोगों से उसके लिए आह्वान करता है। तो गुप्त जी ने जो द्विवेदी के लेख से प्रेरणा लेकर, मतलब मैथिली शरण जी ने ये जो लिखा था, ये द्विवेदी जी से जो है उनके लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना की, जिसके 4 सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1925 में रचित पंचवटी नामक खंडकाव्य का कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है। पंचवटी जो खंडकाव्य है उसकी रचना किस कवि द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो पंचवटी किसके द्वारा किया गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। पंचवटी इनका 1925 में है और खंड काव्य है। और बाकी भारत भारती तो बहुत ही प्रसिद्ध 1912 में युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा था। इसी वजह से तो इनको राष्ट्र कवि का सम्मान भारत भारती की वजह से मिला था। बाकी साकेत का समय इसलिए ध्यान रखना है, साकेत इनका एक महाकाव्य है और जिसका समय भी अगर देखें तो साकेत का समय वही 1931 है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला साकेत की वजह से। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या माना है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने आचार्य महाप्रसाद को अपना गुरु माना। साकेत 1931 में इन्होंने लिखा और कहते कि करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर को यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। प्रमुख कृतियों में जयद्रथ व भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोध राजा, भारत द्वापर ये सभी हैं ही। कहते हैं कि वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी। ये कहना मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने ये कहा था? तो ये बच्चन सिंह ने कहा था कि वो धर्म में विशिष्टता, द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, अभिधावादी है। ये कहना मैथिली शरण जी का है। तो ये बच्चन सिंह जो है, डॉक्टर बच्चन सिंह, यानी ये कहा गया कि मैथिली शरण के बारे में किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भागों में उनकी रचनाएं हैं। और तो उन्होंने वे धर्म में विशिष्ट, द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अभिधावादी, बच्चन जी ने मैथिली शरण जी के बारे में कहा था। और बाकी इनको दद्दा नाम से साहित्य जगत जानता ही था। कृति भारत भारती 1912, फिर राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से इन्होंने कविता शुरू किया। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो ये है रामनरेश त्रिपाठी का या गया प्रसाद स्नेही का। मैथिली शरण का किसका है? तो कृषक क्रंदन में। और कृष्ण क्रंदन जो है स्नेही जी का है, ये कई बार पूछा गया है, स्नेही की काव्य कृति है। और बाकी गया प्रसाद स्नेही की अन्य कृतियों में प्रेम पचीसी, पुष्पांजलि, राष्ट्रीय बेड़ा, त्रिशूल तिरंग, तरंग करुणा, कादम्बिनी। बाकी मिलन 18 में, पथिक 1920, मानसी 27, स्वप्न 29, कविता कौमुदी। बाकी इनके अलावा और भी रचनाओं में देखें तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 12, किसान 1917, बिकट भट्ट 1929, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखिए आरोही क्रम में तो भारत भारती 1912, साकेत 31, यशोधरा 32, जय भारत। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं जिन्हें साहित्य जगत में दद्दा,
नाम से जाना जाता है। 1912 में प्रकाशित खंड का भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कवि दिवस 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में, यही मैथिली शरण गुप्त के याद में, और उन्हीं की जयंती है। और 1954 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो हितैषी किसको कहते हैं? जगदम्बा प्रसाद को। जगदम्बा प्रसाद जन्म 1895 में, निधन 57 में। इनका जन्म हैदराबाद, उन्नाव, यूपी में हुआ। इनका उपनाम हितैषी था। किसका? जगदम्बा प्रसाद का हितैषी। मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली और दर्शना। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य बताना है कि इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इनके छंदों में तुकांतता नहीं है। इनमें कुल 27 सर्ग हैं। तो इसमें सीधे सीधे है कि आपको 2 ही बताना था, तो वैसे प्रिय प्रवास जो है इसमें 27 नहीं बल्कि 17 सर्ग है। और प्रिय प्रवास खड़ी हिंदी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, ये भी बात सही है। पहला महाकाव्य, छंद में तुकांतता नहीं है। और इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। छंद और भाषा के संबंध में हरिओं ने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कार्ड और अधिकतर मेरी रुचि के कार्ड इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भी लगती है। जन्म काल के अनुसार अगर इन कवियों का सही क्रम लगाएं, स्नेहिका, श्रीधर पाठक, त्रिपाठी, अध्यय सिंह उपाध्याय, हरिओं, तो ये जितने भी कवि हैं इनमें जैसे श्रीधर पाठक तो 1858 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं 1865, स्नेहिका समय 83 और राम नरेश त्रिपाठी का 1889। कहते हैं कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही है? तो ये उर्मिला, क्योंकि जो है उर्मिला जो है केंद्र में होती हैं और वो कहती हैं कि जो है हम राज के लिए मरते हैं लेकिन सच्चा राज कौन कर रहा है। तो वो अपने यहाँ पे बताती है कि कैसे एक तरीके से हम लोग परतंत्रता की बेड़ियों में, बल्कि जो कृषक की स्त्रियाँ उनके साथ हैं वो ज़्यादा हमसे स्वतंत्र हैं। तो सामंती समाज में स्त्री मर्यादा के नाम पे कैसे चार दीवारी में कैद रहती है। वो अपने पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक कौन विचरण कर रहा है? जो किसान स्त्रियाँ वो विचरण कर रही हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब कि कौन सा विचार सही नहीं है, यही कि राज सुख भाग्यशाली लोगों को, ये राज सुख को सुख नहीं मानती, ये तो उनकी स्वतंत्रता को सुख मानती है। तो कहती है कि वही लोग जो है सुखी हैं। कौन सुखी हैं? एक तरीके से जो है सुखी कौन है? किसान राज समाज से अधिक सुखी है। किसान स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही हैं। आज रात इसी परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये काव्य पंक्तियां व्यास, पाठक, त्रिपाठी, हरिओत किसकी है? तो श्रीधर पाठक की है। और श्रीधर पाठक 1886, श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया। ये पंक्तियां इस रचना से अवतरित है। शेष अन्य 3 नाम में अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी, हरिओं ये सब है। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक रत्नाकर, समालोचना दर सुंदरी तिलक। तो इसमें अगर देखें तो सुंदरी तिलक जो है, सुंदरी तिलक ये रत्नाकर जी की रचना नहीं है, ये घनानंद की कविताओं का संकलन है। सुंदरी तिलक जो है ये घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ। गंगा अवतरण जो है रचना 1927, उद्धव शतक 1929, हिंडोला 1894। बाकी विराष्टक है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? त्रिपाठी, मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, मैथिली शरण। तो पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का है। 1920 में काव्य संग्रह है पथिक। बाकी मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 27, स्वप्न 29। स्वप्न के लिए इनको हिंदुस्तानी अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, वो किस भाषा में लिखा गया? तो वो तो ये खड़ी बोली में बहुत चर्चित रचना में से एक है। इन सारे के सर्गों को भी ध्यान रखना है। जैसे प्रिय प्रवास का पहले तो समय ध्यान रखो 1914, है ना। देखिए प्रिय प्रवास 14 में, 1940 में वैदेही वनवास है। और बाकी प्रिय प्रवास का जो है 17 सर्ग में है। पारिजात 15 में है और 18 सर्ग में वैदेही वनवास है। कृष्ण के बचपन से मथुरा जाने तक का जो वर्णन है कि बचपन से लेकर मथुरा जाते हैं वो प्रिय प्रवास में है, 1914 17 सर्ग। और पारिजात 15 सर्ग में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। और वैदेही वनवास 18 सर्ग वो राम के द्वारा सीता के निर्वासन किया गया था वैदेही में। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। हरिओत को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसको? हरिओत को। हरिओत को जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है इनको।
श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद जो है ब्रज भाषा में किया है? उजड़ ग्राम, ऋतु सिंगार, रस कलश, जासूस। तो यहाँ पे देखना है कि इनका जो उजड़ गांव, डेजर्टेड विलेज जो है ना, उसी का इन्होंने ब्रज भाषा में किया है। बाकी इन्होंने और भी रचनाओं का किया है। यहाँ पे आप देखें सबका दिया है। एकांतवास योगी 1886। ये जो एकांतवास योगी 1886, ये गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट की खड़ी बोली में है। तो गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट, हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी। और उजड़ ग्राम 1889, ये डेजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा में है। और श्रावण प्रतीक 1902, ये ट्रैवलर का खड़ी बोली हिंदी अनुवाद है। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो वो की है यशोधरा। यशोधरा लिखा गया 1932 में, है ना, गीति नाट्य शैली पर। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त चित्र प्रस्तुत है। सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी बात। गुप्त जी साकेत 1931 महाकाव्य लिखा, इस पर उन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। भारत भारती, झंकार, रंग में भंग, द्वापर, जयद्रथ और अन्य रचनाएं। मनोविनोद 1, 2, 3 किसकी रचना है? तो मनोविनोद 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का है। मनोविनोद 1882 ईस्वी भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। इनका कश्मीर सुषमा 1904 में ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे द्विवेदियों के महत्वपूर्ण कवि। हल्दी घाटी तथा जौहर 1945 में इनका महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। ये काव्य अधिकतर भाव, व्यंजना और वर्णनात्मक है। हिंदी को है तथा किया या दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका उल्लेख नहीं किया। अन्य विकल्प में देखें तो प्रिय प्रवास हरिओत जी, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। बाकी और भी रचनाओं में देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है रसिक रहास 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपते 32, चुभते चौपते 1924, प्रिय प्रवास 1924 ईस्वी, पदम प्रसून 1925, रस कलश 1931 में, फूल पत्ते, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन पर ललकार अभी, आंखों में है श्रृंगार अभी, अंगार अभी। प्रज्ञा प्रभा उद्धृत काव्य पंक्ति, ये जो है ये किसकी है? तो ये श्याम नारायण पांडे जी का है। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। ये प्रज्ञा प्रभा से उद्धृत पंक्तियां नारायण पांडे जी का है। बाकी हम कौन थे क्या हो गए, ये तो बहुत ही विचारशील कविता है। पंक्ति मैथिली सर जी का है। श्वानों को मिलता दूध भात, ये दिनकर जी का है ना। और भारत भारती के रचनाकार तो मैथिली सर जी हैं। बाकी ये जो रचना है गुप्त जी का, मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजम जो है मुसद्देहाली से तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से है। इसी रचना को लिखने पर ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती हैं? तो खड़ी बोली में है। खड़ी बोली में ही लिखी जा रही है। बाकी अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। बाकी आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है। प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, गीता। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। 17 सरल है। वर्ड विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का है ना। और हरिओत जी की कृति है और इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इसी पे मिला था। 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जिसमें प्रिय प्रवास 14 में, पारिजात 37 में, वैदेही वनवास 40 में है। भारत भारती के रचयिता इनमें कौन है? तो मैथिली शरण जी। 1912 में जो है मैथिली शरण जी ने इसको रचा था। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण के रूप में प्रयोग किया गया। खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया। इसको 3 भागों में अतीत, खंड, वर्तमान और भविष्य में बांटा गया। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज में रस कलश है। रस कलश सन 1931 में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश 1931 के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। बाकी ठेठ इंडिका ठाठ 1899 ईस्वी और अधिखला फूल 1907 ये उपन्यास है।
चुभते चौपते बोलचाल कृतियों का मुहावरेदार है। इनकी कृतियों में प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 37, वैदेही वनवास 40, कृष्ण शतक 82, रसिक रहस्य 99, पद्य प्रसून कल्पलता और ग्राम गीत। प्रिय प्रवास सन 1914 में हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। इसमें प्रिय प्रवास 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 उपन्यास को मुहावरों का पाठ पुस्तक भी कहा जाता है। निम्न से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, नहुस, सिद्धराज, चंद्रहास। तो कौन सा है इसमें? द्वापर है। द्वापर 1936 ईस्वी। देखिए द्वापर 1936 में कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन इसके द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। द्वापर जो कि 16 खंड में है और अंतिम खंड द्वापर का है, सुदामा बाद में जोड़ा गया। बाकी मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ, भारतवाती, झंकार, यशोदा, विष्णुप्रिया, पंचवटी ये सभी हैं। बाकी इनके लिखने पर ही महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया और साकेत 1931 पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। बाकी सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो ये प्रिय प्रवास से ही है। ये प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 3 जो प्रबंध काव्य लिखे उसमें प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 37, वैदेही वनवास 1940। बाकी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना ही जाता है। और इसका जो नाम है सबसे पहले ब्रजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के बड़े वित्तों पर आधारित है। कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रिय प्रवास 1914 पर जिन्हें मंगला प्रसाद दिया गया। उर्वशी 1961 में दिनकर जी की रचना है। साकेत 1931 है। कामायनी 35 है। दिवस का अवसान समीप था ये किस रचना से है? तो ये था प्रिय प्रवास से। अयोध्या जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य और ये जो 1914 में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है इसमें। जबकि झरना एवं करुणालय जो है प्रसाद की रचना है, जबकि युगांत सुमित्रा पंत की रचना है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो ये हरिऔध के द्वारा है। पारिजात 1937 में हरिऔध का है। 2 अन्य काव्य कृतियों में प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1940 में है। बाकी डॉक्टर गणपति सेनगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल गीत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। बाकी जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत ये सभी भी हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन देखने को मिलता है? साकेत में, पंचवटी में, भारत भारती में, द्वापर में। ये चीज़ कब मिलता है? साकेत में। साकेत 1931 ग्रंथ की रचना जो है सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर की गई थी। साकेत जो कि पाली भाषा का शब्द जिसका अर्थ है अयोध्या, इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्रीय भूमिका में रखा गया। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु इनमें कौन है? शुक्ल, भारतेंदु जी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो ये हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपना साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। गुप्त जी ने ही साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में किया। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में जो है द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अगर अनुक्रम लगाएंगे तो रंग में भंग 1909, भारत भारती 12, पंचवटी 1925, साकेत 31। इनकी रचनाओं में रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 12, किसान 17, पंचवटी 25, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 1957। तो कुल यहाँ पे हमने जो है आधुनिक काल संबंधी जो है 100 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो जो भी 2-4 वीडियो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे आपको आइडिया लगे कि द्विवेदी काल से या भारतेंदु से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 वीडियो हम एक्स्ट्रा डालेंगे जो कि आपको पूरे जो फैक्ट है एक जगह उसका कलेक्शन है उनको रिवीजन के पर्पज़ से आप देख लीजिएगा उन वीडियो को। तो ये पूरे शुक्ल सीरीज का प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, पूरा देखिएगा। लास्ट में रिवीजन के पर्पज़ से हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देंगे। आज के लिए इतना ही।